नमस्कार साथियों। आज की इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर एक महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं। और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर जो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के ऊपर बात की। आज की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर से हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन बातों का जो जिक्र है आज की इस चर्चा के अंदर भी हम करने वाले हैं। और ये जो चर्चा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी फ्रूटफुल फ्रूटफुल रहने वाली है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर या राजनीतिक समाजशास्त्र के अंदर राज्य केंद्रित जो अध्ययन है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे ग्रीर और ऑरलेट्स का ये मानना रहा है कि राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत राज्य की संरचना की बात हो कि जो राज्य हम जिसे कहते हैं जिसके 4 ऑर्गन्स होते हैं, जिसके पास अपनी फिक्स टेरिटरी होती है, उसकी पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट होती है और सॉवरेनिटी होती है। आमतौर से पॉलिटिकल साइंस के अंदर या राजनीति विज्ञान के अंदर उसे हम क्या है, राज्य की संख्या दे देते हैं। वैधता जो लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी गई है वो कितनी वैधता प्राप्त करती है और लोग उसके ऊपर कितना विश्वास जताते हैं। या राजनीतिक सहभागिता का प्रतिनिधित्व है, जो लोगों की राजनीति के अंदर कितनी पार्टिसिपेशन है, लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति कितने परिचित है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि आज के समय के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो एसेंस है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसलिए दुनिया के अंदर आज के समय के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रचलित है। या खास करके आज के समय के अंदर स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एक जो एलिमेंट्स हमें देखने को मिलता है, चाहे रेफरेंडम की बात हो, प्लेबिसाइड की बात हो या रिकॉल की बात हो, इस तरह के जो कुछ एक जो एलिमेंट्स है वो स्विट्जरलैंड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। परंतु भारत के अंदर इन सारी सुविधाओं का भी हमें अभाव देखने को मिलता है। हालांकि भारत के अंदर भी, भारत के कुछ एक राज्यों के अंदर, पंचायती राज के अंदर भी हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ठीक है। आर्थिक विकास की बात हो, एक राज्य का कितना आर्थिक विकास हुआ, एक राज्य के आर्थिक विकास का अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जबकि पर कैपिटा जो इनकम है वो इंडिविजुअल लगाया जाए, पर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की जो आय है क्या रहती है। राजनीतिक परिवर्तन का अध्ययन भी किया जाता है कि राजनीति के अंदर किस तरह से परिवर्तन आया, इसका भी जो अध्ययन है हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर करते हैं। जिसके कारण क्या है, राजनीतिक जो समाजशास्त्र क्या है, राज्य व सरकार के अध्ययन से इसको भी संबंधित माना जाता है या इसके अंदर संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। बनाड क्रिक ने राज्य को राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन का मूल विषय माना है, जिसमें उन्होंने समूह के अध्ययन को क्या है, शामिल नहीं किया है। एक राज्य के अंदर अनेक हित समूह होते हैं, दबाव समूह होते हैं, बल्कि बनाड क्रिक ने इन समूह को अपने अध्ययन के अंदर शामिल नहीं किया है, क्योंकि जो ये समूह होते हैं ये राज्य के द्वारा निर्मित नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के अपने खुद के इंटरेस्ट के आधार पे ऐसे समूह तैयार किए जाते हैं। शक्ति केंद्रित अध्ययन की बात करें तो शक्ति केंद्रित अध्ययन के जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर करते हैं, एंड्रयू एफ्रोट का ये मानना रहा है कि राजनीतिक समाजशास्त्र का जो अपने आप में क्या है, व्यापक अर्थ है। इसका संबंध केवल राज्य से ही नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में शक्ति व सत्ता का वितरण तथा शक्ति का प्रयत्न, शक्ति की प्रक्रिया का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें समूह, परिवार, शैक्षणिक संस्थाएं हो, सरकारी व राजनीतिक जो संस्थाएं हैं ये सभी सम्मिलित की जा सकती है। इसके अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु को क्या है, हम अलग अलग भागों के अंदर इसको भी विभाजित करने का काम कर सकते हैं। जिसके अंदर राजनीतिक संरचना की बात हो, राजनीतिक संरचना के अंदर हम सामाजिक वर्ग की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, हित समूह की बात करते हैं, एलिट ग्रुप की बात करते हैं या विशिष्ट वर्ग की बात करते हैं, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। सेकंड, राजनीतिक जीवन के अंदर राजनीतिक जीवन जो होता है जिसके अंदर चुनावी प्रक्रिया को शामिल करते हैं, राजनीतिक संचार एवं जनमत को शामिल करते हैं। थर्ड के अंदर राजनीतिक नेतृत्व, ये राजनीतिक नेतृत्व के अंदर क्या होता है कि समाज की शक्ति की संरचना व समुदाय की प्रक्रिया का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विकास की बात हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर हम सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण को क्या शामिल करते हैं। और
ये जो सभी सामाजिक संबंधों का जो अध्ययन है इसके अंदर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर किया जाता है। मेरियम और लॉसवेल जो एक प्रसिद्ध बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, समाज उनका ये मानना रहा है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर समाज के सभी समूह और सभी संबंधों में राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है विद्यमान होता है, जिसमें उन्होंने परिवार की बात की है, क्लब और कॉलेज भी शामिल है। इसी प्रकार जो रॉबर्ट डॉल थे उन्होंने भी समाज के सभी संबंधों को क्या है शक्ति अध्ययन के अंदर शामिल करने का काम किया है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर या राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन इसका व्यापक जो अभिप्राय है रिचर्ड ब्राउनगार्ड का ये मानना रहा कि राजनीतिक समाजशास्त्र को क्या है विभिन्न प्रकार के समूहों के बीच क्या है गतिशील संबंधों के रूप में क्या है व्यक्त किया जाता है, जिसके अंदर राजनीति के सामाजिक उत्पत्ति के कारणों की भी व्याख्या की जाती है। राजनीति की संरचना एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं का जो उल्लेख इसके अंदर किया जाता है और आसपास के समाजों पर क्या है संस्कृति और समाज के प्रभाव का भी अध्ययन इसके अंदर शामिल किया जाता है। यदि समाजशास्त्र के हम भाग की बात करें तो समाजशास्त्र के भाग के अंदर क्या है राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीति एवं समाज की जो अंतर क्रिया का इसके अंदर अध्ययन होता है, परंतु कुछ एक विचारक इसमें सामाजिक कारकों को क्या प्राथमिक महत्व देने का काम करते हैं, जिसके अंदर लिप्सेट ने अपनी जो इनकी महत्वपूर्ण बुक रही थी पॉलिटिकल मैन, लिप्सेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और पॉलिटिकल मैन है ये जो बुक है यूजीसी नेट सेट और जीआरएफ की जो परीक्षा है या कॉलेज कैडर या पीजीटी की जो परीक्षा है इसके अंदर भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। पॉलिटिकल मैन के अंदर लिप्सेट ने ये लिखा कि सामाजिक जो कारक है वह राजनीतिक व्यवहार का क्या है निर्धारण करते हैं। बेंडिक्स और लिप्सेट ने यह कहा था कि राजनीतिक समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वह समाज से अलग होता है और राज्य उसका परिणाम है। कोजर ने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है राजनीति समाजशास्त्र का ही एक भाग है। यदि राजनीति की ऑटोनॉमी की हम बात करें पॉलिटिक्स ऑफ ऑटोनॉमी फॉर पॉलिटिक्स की हम बात करें राजनीति की स्वायत्तता की बात करें तो सार्टोरी ने राजनीतिक समाजशास्त्र में समाज की प्राथमिकता पर अपनी आपत्ति उठाई है। उनका ये मानना रहा है यदि समाज राजनीति को निर्धारित करता है तो इसे सोशोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। यदि समाज राजनीति को निर्धारित करता है तो इसे सोशोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाएगा और यदि राजनीतिक समाज के अधीन हो जाए इसलिए जो सार्टोरी ने इसे सोशोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स सोशोलॉजी में अंतर बताने का जो काम है वो सार्टोरी के द्वारा किया गया है। अगेन ये जो पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। सार्टोरी का ये भी मानना रहा है कि राजनीतिक जो समाजशास्त्र का जो भाग राजनीतिक समाजशास्त्र का भाग नहीं है बल्कि ये अपने आप एक स्वायत्त विषय है और राजनीतिक जो समाजशास्त्र है में राजनीति की जो प्राथमिकता क्या विद्यमान रहती है। रेमंड अरा का ये भी मानना रहा है कि राजनीतिक जो समाजशास्त्र के अंदर क्या है सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं की क्या है परस्पर अंतर क्रिया से ही निर्मित रहती है। यदि पॉलिटिकल इकोनॉमी की हम बात करें राजनीतिक अर्थशास्त्र की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम के अंदर क्या है संविधान एवं सरकार के अध्ययन के बजाय क्या इसके राजनीतिक एवं आर्थिक अवयवों के बीच अंतर्निर्भरता की क्या खोज की गई है। इसलिए राजनीतिक अर्थशास्त्र का जो विचार है राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत निकट प्रतीत होता है। राजनीतिक समाजशास्त्र के द्वारा ऑर्गेनिस्की ने वृद्धि विकास के जो चरणों की इसकी खोज करने का काम किया है और स्टेजेज ऑफ ग्रोथ की बात की है, जिसके अनुसार राज्य का जो विकास है वह अलग अलग चरणों के माध्यम से होता है। फर्स्ट के अंदर वह एकीकरण को रख रहे हैं, यूनिफिकेशन को रख रहे हैं, जिसके अंदर राष्ट्र राज्यों का एकीकरण की जो बात है वह ऑर्गेनिक्स के द्वारा की जा रही है। ये भी जो प्रश्न है ये भी यूजीसी नेट सेट के अंदर यहाँ से भी कई बार पूछा गया है। सेकंड के अंदर वह इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, उत्पादन के तरीकों के अंदर समाज के अंदर बदलाव आता है। इसके अंदर कल्याण वेलफेयर, तीसरे के अंदर वह कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं, चौथे के अंदर
अवेंडेंस या प्रचुरता की बात करें, संपन्नता या एफुलेंस, एफुलेंस इन स्विट्जरलैंड की वो बात कर रहे हैं। राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। और 1960 के दशक के जो एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो ने क्या है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की बात की थी। ये भी यहाँ से भी जो सारे के सारे जो ये बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। यदि विकास के चरण की हम अलग बात करें, जिसके अंदर ट्रेडिशनल सोसाइटी या परंपरागत समाज की बात की जाती है, पूर्व की स्थिति के साथ के लिए दौड़ हो, जिसे हम प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ कहते हैं। थर्ड, परंपरागत जो समाज को क्या है, आधुनिक समाज की ओर बढ़ने की दौड़ या टेक ऑफ की बात करते हैं, या परिपक्वता की ओर बढ़ना, ड्राइव टूवर्ड्स मैच्योरिटी की बात हो। फिफ्थ, उच्च उपभोग की व्यवस्था की बात हो, एज ऑफ हाई कंजम्पशन की बात हो। या सिक्स, गुणवत्ता की खोज की बात हो, सर्च फॉर क्वालिटी की बात हो। डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो ने क्या है, विकास के इस मॉडल को क्या है, पूरे विश्व के लिए क्या उपयोगी बताया है। इसलिए उनका यह भी दावा रहा है कि सभी समाज है वे विकास की इसी प्रक्रिया के अनुसार क्या है, समृद्धि के रास्ते पर क्या आगे बढ़ेंगे। और नव स्वतंत्र एशियाई अफ्रीकी देशों के लिए विकास का यही मॉडल लागू होगा। इसलिए उन्होंने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जैसी मान्यताओं को दरकिनार कर दिया है एवं मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र की मान्यताओं को क्या इन्होंने पूरी तरह से खारिज करने का काम किया है। यदि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अन्य पर्सपेक्टिव से या अन्य परिप्रेक्ष्य से इसका अध्ययन करें तो एक चिलकोटी की जो एक महत्वपूर्ण बुक हुई है जिसका नाम था थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र को क्या है अलग अलग भागों के अंदर इसको चित्रित करने का काम या अध्ययन करने का काम किया गया, जिसके अंदर राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत के विकास को क्या उन्होंने अलग अलग क्रम के अंदर इसको व्यवस्थित करने का काम किया। पहले के अंदर वाणिज्यवाद के अंदर उनका ये मानना रहा है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र के अध्ययन का जो मूल उद्देश्य रहता है राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि करना रहता है। इनकी मान्यता का अनुसार ये रहता है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है मूलतः स्वार्थी रहता है, इसलिए व्यक्ति के स्वभाव को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इनका ये मानना रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा जो दायित्व है वह सुरक्षा बनाए रखना है। इसके लिए राष्ट्रीय संपत्ति में जो वृद्धि है वह आवश्यक होता है और इसके लिए राज्य का आर्थिक गतिविधियों में जो हस्तक्षेप है वह भी जरूरी है। और राज्य के द्वारा जो आयात को क्या है हतोत्साहित करने का प्रयत्न करना चाहिए, वह निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड के अंदर वो उदारवाद की बात कर रहे हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं। और यदि इंग्लैंड के जो राजकीय अर्थशास्त्री इंग्लैंड के अंदर हुए थे जो कि उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत का इनके द्वारा निर्माण किया गया, जिसके अंदर एडम स्मिथ तो द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी महत्वपूर्ण बुक रही है। रिकार्डो एम माल्थस के जो नाम है वह महत्वपूर्ण लिए जाते हैं या बहुत उल्लेखनीय रहे। उनका ये मानना रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो सदैव है वह अपने हितों के अनुसार ही कार्य करता है, इसलिए जो बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था है वह अपने आप में क्या है सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें व्यक्ति की जो मांगे हैं वह तार्किक रूप से पूर्ण हो सकती है तथा समुचे समाज की जो भलाई है वह भी उदारवाद के अंदर ही संभव होती है, क्योंकि समाज है वह मूलतः व्यक्तियों का ही योग है या व्यक्तियों के बनने से ही समाज का निर्माण होता है। और बाजार में मांग व आपूर्ति द्वारा एक स्वाभाविक सामंजस्य क्या है उत्पन्न हो जाता है तथा मुक्त व्यापार सभी के लिए क्या है लाभकारी रहता है। इन विचारकों का ये भी मानना रहा है कि तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का जो समर्थन करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि प्रत्येक जो समुदाय है कुछ विशेष वस्तुओं के निर्माण में क्या कुशल होता है, इसलिए बाजार में सभी को लाभ प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और क्रिटिसाइजर्स का ये भी माना रहा है, आलोचकों का ये माना रहा है कि उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो समर्थन है वह आर्थिक रूप से केवल और केवल शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा किया गया, जबकि जो अशक्त राष्ट्र है मतलब कमजोर राष्ट्र है वह सदैव संरक्षणकारी नीतियों या कल्याणकारी नीतियों का ही इनके द्वारा प्रयोग किया गया, जो आज के समय के अंदर भी हम
देखते हैं। दुनिया की जो डेवलप्ड देश है वह वेलफेयर, वह कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और दुनिया के जो आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपने देश के अंदर आज भी वेलफेयर जो पॉलिसीज है वह काफ़ी मात्रा के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वह करती है, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो थर्ड वर्ल्ड की दुनिया थी, अधिकांश देशों ने क्या है उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के जो इस मॉडल को क्या है खारिज करने का काम किया था। अर्थशास्त्र के अंदर एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था जॉर्ज मेनार्ड कीन्स। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना हुई जिसका नाम जो 1936 के अंदर पब्लिश होती है, जिस रचना का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसके अंदर जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों में क्या है हस्तक्षेप का पूर्ण समर्थन किया गया। उनका ये भी मानना रहा है कि राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा ही पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको आर्थिक मंदी से बचाया जा सकता है, क्योंकि किन्स ने क्या है कल्याणकारी राज्य का आधार रखा था। और 1980 के दशक के अंदर क्या है किन्सवादी जो राजनीतिक अर्थशास्त्र का जो ये भी जो सिद्धांत है वह क्या है विफल होने लग पड़ा था। यदि पश्चिमी यूरोप व अमेरिका के अंदर आज के समय के अंदर नव उदारवादी नीतियों का क्या है समर्थन किया जा रहा है, और नव उदारवादी नीतियों ने क्या है भूमंडलीकरण के कारण क्या है ये जो नीतियाँ नव उदारवाद की जो नीतियाँ लगभग आज के समय के अंदर सभी देशों के लिए क्या है लाभकारी साबित हो रही है, जिसके अंदर बहुत बड़ी जो भूमिका है WTO या विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इसके माध्यम से मुक्त बाजारवादी प्रणाली को क्या है एक अपने आप में संस्थागत रूप देने का काम किया जा रहा है। और वर्तमान के अंदर यदि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिनेरियो की हम बात करें जिसके अंदर ग्लोबलाइजेशन या इकोनॉमिक स्टेटस की बात हो, इसके जो परिणाम हैं आज के समय के अंदर क्या है नव उदारवादी जो नीतियां हैं, नव उदारवादी नीतियां ना केवल एक देश की नीतियां बन गई है बल्कि समूचे आपकी ग्लोबलाइजेशन की नीतियों बन गई है, जिसके कारण क्या है अधिकतर जो देश है आज के समय के अंदर क्या है वेलफेयर पॉलिसीज की तरफ क्या है अपने आप को आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की इस चर्चा को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगली चर्चा के अंदर फिर से ही हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर ही बात करेंगे। तो आज की इस चर्चा के अंदर इतना ही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये भी जो चर्चा है आप सभी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। तो थैंक यू सो मच।